नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल को दहला देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं हर रोज की तरह फिर से लेके आ गई हूँ सच्ची घटित कहानी। आज की जो कहानी है यह नासिक की सचमुच की घटित भूतिया कहानी है। दोस्तों, आज की स्टोरी में एक बहुत ही भारी आत्मा के बारे में आप जानोगे। एक आत्मा है जो कि एक लड़की के बॉडी पे आ जाता है, वो भी उसके साथ बहुत ही बुरा करता है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। नासिक में एक कपल रहते हैं जिनका नाम है अजय और सुगंधा। सुगंधा 3 सालों से शादीशुदा है और उसको बच्चा नहीं था। फाइनली डॉक्टर से मिलने के बाद से उसको गुड न्यूज मिला। सुगंधा की बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते थे, इसीलिए उसका जो मूड था ना वह स्विंग होता रहता था। कभी कुछ और मूड हो रहा है, कभी कुछ और मूड हो रहा है। पति जो था वह परेशान हो चुका था। वह अपनी वाइफ की छोटी छोटी चीजें टाल देता था। एक रात की बात है, सुगंधा सोने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था। रात के करीबन 12:30 या 1 हो रहा होगा, तो उसने सोचा कि चलते हैं छत पे और टेरिस के 2-4 छक्के लगाएंगे। थोड़ी सी जो मेरी बॉडी है थक जाएगी, फिर आके मैं आराम से सो जाऊंगी थकान की वजह से। यहाँ पर सुगंधा अपने पति को नहीं उठाती है, अकेले चली जाती है। उसने सोचा कि पति अभी जस्ट सोया है, अगर मैं इसको उठा दूं तो यह मेरे पे चिल्लाने लगेगा। तो सुगंधा ने अकेले जाने का प्लान किया और वह टेरिस पे चली गई और अकेले टहल रही थी। रात में सुगंधा का जो फ्लैट था ना उसके जस्ट ऊपर ही था टेरिस, इसीलिए उसके पास चाबी रहता था, मतलब बिल्डिंग का। वह जब चाहती थी तब जाकर टहल सकती थी। यहाँ सुगंधा टेरिस के 10-12 चक्कर लगाए। उसको महसूस हुआ कि अब मैं थक रही हूँ, मुझे नीचे चलना चाहिए। वह जैसे ही एग्जिट की तरफ बढ़ी, उसने महसूस किया कि कोई उसको ऊपर से देख रहा है। वह ऊपर देखी लेकिन ऊपर कुछ नहीं, पूरा का पूरा आसमान खाली है। फिर उसको लगा कि कोई उसके पीछे है। वह पीछे भी मुड़ी लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। सुगंधा पीछे मुड़ने के बाद कुछ दूर तक आगे चली। उसको लगा कि कोई मजाक कर रहा हो, छत के इधर उधर कोई होगा तो हम देखते हैं कौन है जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है और इस टाइप का मस्ती कर रहा है। लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। सुगंधा ने पूरा का पूरा छत छान मारा लेकिन कोई मिला नहीं। छत के ऊपर बड़े बड़े पानी के टंकी लगे होते हैं, इसीलिए उसको महसूस हुआ कि कोई टंकी के पीछे होगा, कोई वहां होगा, कोई वहां होगा, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने फैसला लिया कि जो कोई भी हो छोड़ो उसे, मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि मुझे नींद आ रही है। यह सोचकर वह औरत नीचे उतरी और अपने पति के जस्ट बाजू में आके सो गई। सुगंधा को थोड़ी थोड़ी ही नींद लगी थी, मतलब मीठी वाली नींद जो हल्की होती है। तभी उसको महसूस हुआ कि उसके पेट पे किसी ने हाथ रखा। उसको लगा कि मेरे पति होंगे जो पेट सहला रहे होंगे। इस बात को सुगंधा ने इग्नोर मार दिया। फिर उसको महसूस हुआ कि दोनों हाथ से कोई पेट उसका प्यार से सहला रहा है। यहाँ पर भी उसने आंखें नहीं खोली और आंखें बंद रखी। उसको अच्छा लग रहा था, उसको फील हो रहा था, मतलब अच्छी वाली। तभी अचानक से उसको दर्द स्टार्ट हो गया। वह लगी छटपटाने और सुगंधा के मुंह से कुछ निकलने ही वाला था, तभी उसका मुंह किसी ने बंद कर दिया। यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है। उसने अपनी आंखें खोल रखी थी, वो भी बड़ी करके, डर के मारे, और अंदर ही बहुत ज्यादा दर्द भी महसूस कर रही थी। यह चीज 15 से 20 मिनट चला। उसका पति बाजू में सोया हुआ था लेकिन उसको कुछ भी खबर नहीं। रात के 1 बजे के बाद यह घटना घटित हो रही है एकदम पति के सामने, लेकिन पति को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि पति नींद में है। बेचारी ने बहुत दर्द बर्दाश्त किया और आखिरकार बाद में बेहोश हो गई। सुबह जैसे ही अजय सो के उठा, उसने पाया कि उसकी जो वाइफ है वह बेड पे बेहोश पड़ी है और पूरा का पूरा बेड एकदम ब्लड से रंगा हुआ है। फिर वह एम्बुलेंस बुलाता है, बेबी को लेके भागता है हॉस्पिटल।
हॉस्पिटल में 2-3 दिन रहती है सुगंधा, उसके बाद वह डिस्चार्ज होकर घर आती है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रहा था कि कैसे उस रात ये सारी चीजें हो गई, क्या मुझे पति को बोलना चाहिए। उसने बहुत ज्यादा सोच विचार करके अपने पति को बताया कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। यहाँ पर अजय ने इस चीज को टाल दिया। उसने बोला कि देखो ड्रामा मत करो, तुमने बुरे सपने देखे होंगे इसीलिए तुमको ऐसा लग रहा है, हकीकत में कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हारे साथ कुछ होता, तुम चिल्लाती या फिर तुम छटपटाती या तुम कुछ भी करती तो मुझे पता चलता ना, मैं तो बगल में ही सो रहा था, तुम थोड़ा भी हाथ पैर हिलाती तो मुझे पता चलता, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये सारे के सारे तुम्हारे दिमाग के वहम है, इन्हें निकाल दो, इन्हें फेंक दो। यह बोलकर अजय चला गया अपने काम पर। अजय जो था वह लोको पायलट था, कभी दिन में काम करता था, कभी रात में काम करता था। अजय के जवाब पर सुगंधा ने कुछ भी नहीं बोला, वह शांत रही। वह 1-1.5 महीना शांत रही, लेकिन उसके मन में ना बहुत बेचैनी थी, उसको आराम नहीं मिल रहा था। उसको ना ऐसा फील हो रहा था कि ऐसे कैसे मैं कैसे सपना देख सकती हूँ, यह तो हकीकत में हुआ है, लेकिन उसकी बात कौन मानेगा। वह इस चीज को किसी के साथ भी शेयर नहीं की, अपने तक ही रखी। इसी तरह कुछ महीने बीते और दोबारा उसको गुड न्यूज मिला। इस बार जो बेबी था वह पूरे के पूरे 2.5 महीने का हो चुका था। हर रोज की तरह सुगंधा रात में जल्दी ही बेड पे चली जाती थी और रात में कभी भी नहीं निकलती थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं रात में निकलूंगी टहलूंगी तो पिछला कांड जैसा हुआ है फिर से हो जाएगा, इसीलिए वह खुद को बचाती थी। लेकिन उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। सुगंधा के पति की नाइट की ड्यूटी थी, इसीलिए सुगंधा घर पे अकेली पड़ गई और ये दोनों कपल अकेले ही रहते थे। इनके जो भी पेरेंट्स थे वे गांव में रहते थे और सुगंधा ने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं के चली जाऊं या ससुराल चली जाऊं प्रेगनेंसी में। उसके दिमाग में कुछ नहीं आया, वह दोनों साथ में ही रहते थे। यहाँ पर सुगंधा को कुछ रातें अकेली गुजारनी थी प्रेगनेंसी में, तो उसने फैसला किया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं रूम से बाहर नहीं निकलूंगी। अगर मुझे टॉयलेट आएगी तो मैं कंट्रोल करूंगी, लेकिन रूम से बाहर नहीं निकलूंगी। सुगंधा का रूम और टॉयलेट थोड़ी सी दूरी पे था, मतलब अटैच नहीं था। सुगंधा ने जैसा सोचा था हूबहू वैसा ही चल रहा था। रात में नींद न आने की वजह से और पहली घटना दिमाग में चलने की वजह से सुगंधा बहुत ज्यादा बेचैन थी, इसीलिए वह अपने ही कमरे में टहल रही थी। सुगंधा का जो रूम था उसके सामने शीशा लगा हुआ था और शीशा से वह बाहर देख सकती थी कि रोड पे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितनी गाड़ियां जा रही है, मतलब इस टाइप की चीजें वह देख सकती थी। टहलते हुए सुगंधा को महसूस हुआ कि कोई चीज है जो उसके फेस के सामने आया अचानक से और वह पीछे की तरफ गिर गई। जैसे ही सुगंधा पीछे की तरफ गिरी उसको बहुत तेज का दर्द उठा और वह दर्द के मारे छटपटा रही है। उसके अंदर से हिम्मत नहीं हो रही है कि वह कुछ बोल पाए। चारों तरफ देख रही है लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ उसको महसूस हो रहा है कि उसके पेट पे कोई हाथ रखा है और कोई चीज जबरन उसके बॉडी से खींच रहा है, निकाल रहा है। वह अपना सर उठाकर हल्का सा ऊपर देखी तो उसने पाया कि उसके पैरों के नीचे से ब्लड निकल रहा है। यह देखने के बाद से वह वहीं पे बेहोश हो गई। जब उसका पति घर पे पहुंचा और अपनी बीवी को इस हालत में पाया तो वह फिर से हॉस्पिटल ले गया। डिस्चार्ज होने के बाद से सुगंधा घर पे आई तो उसने फैसला ले लिया था कि वह अपनी पति को इस बार कुछ नहीं बोलेगी और पति के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। उसने अपना फैसला सुना दिया कि देखो तुम विश्वास करो या ना करो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरे साथ हूबहू वही चीज हुआ है जो पहली बार हुआ था और तुमको विश्वास नहीं होगा। मैं जानती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुमको तो मेरी सारी चीजें फालतू लगती है, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया मेरे ऊपर, तो बेहतर है ना कि हम दोनों अलग अलग रहें। यहाँ पर अजय को बुरा लगा लेकिन वह कर क्या सकता है, जो होना था वो तो हो गया। अजय के अंदर थोड़ा सा शंका हुआ कि मेरी जो बीवी है ये जो चीजें बोल रही है क्या सचमुच में ऐसा हुआ है। उसने अपनी माँ को फोन किया अजय ने और बोला माँ को कि देखो माँ ऐसा ऐसा हुआ है सुगंधा के साथ। अजय की माँ ने अजय को बहुत डांटा और बोला तू कैसा लड़का है
है? जब तेरी वाइफ तुझे बोल रही है कि ये सारी प्रॉब्लम है तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? वह एकदम सच बोल रही है, उसके पीछे कोई भारी आत्मा लग गया है जो ऐसा कर रहा है। तू एक काम कर, तुरंत उस घर को छोड़, दूसरा घर ले और वहां जाके रह। अजय ने भी इस चीज को माना कि हाँ, सुगंधा के पीछे कोई ना कोई आत्मा लग गया है, क्योंकि वह अपनी माँ की बातें नहीं टाल पाया। माँ भी वही चीज बोली, बीबी भी वही चीज बोली, एक दो लोग और भी वही चीज बोल रहे हैं। इसका मतलब हो सकता हो कोई आत्मा हो। अजय ने इस चीज को माना। उसके बाद उसने घर तलाश किया और सुगंधा को लेकर थोड़ी दूरी पे शिफ्ट हो गया। अजय और सुगंधा को नहीं पता था कि उनके लाइफ में अभी और कुछ भी घटने वाला है, जिसके बारे में उन लोगों ने कभी भी नहीं सोचा होगा। धीरे धीरे कुछ महीने कटे, सुगंधा भी शरीर से सही हो गई थी और फिर इन लोगों ने बेबी की प्लानिंग की। तीसरी बार सुगंधा प्रेग्नेंट हुई थी। इस बार उसका जो बेबी था उसके पेट में मात्र 2 महीने का था। तभी सुगंधा के साथ फिर से वही हादसा हुआ। इस बार जो घटना सुगंधा के साथ घटित हुआ था वह दिन में हुआ था। पति भी था सामने, सुगंधा भी थी, दोनों के सामने हुआ। तब जाकर पति को लगा कि हाँ, सच में है आत्मा, और वह चिल्लाते हुए बोला, छोड़ दो मेरी बीबी को, क्यों परेशान कर रहे हो? कौन हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये करूंगा वो करूंगा। अजय चिल्ला रहा है। तभी अजय की आवाज अचानक से यूं चुटकियों में गायब। अजय को समझ में नहीं आया कि उसकी आवाज जो है वह अंदर से तो बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन बाहर क्यों नहीं आ रहा, कोई सुन क्यों नहीं रहा है। और सुगंधा की आंखें बहुत चौड़ी हो गई, उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ दर्द का एहसास हो रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। फिर बाद में सुगंधा बेहोश हुई और अजय जब नॉर्मल हुआ फिर वह अपनी बीबी को लेके हॉस्पिटल भागा। सुगंधा को हॉस्पिटल में देखने के लिए उसके सास ससुर आए और उन लोगों ने फैसला लिया कि वह अपनी बहू को लेके जाएंगे गांव में और किसी अच्छे तांत्रिक से दिखाएंगे, क्योंकि नासिक में तांत्रिक कहाँ मिलेगा उनको पता नहीं था। सुगंधा जो थी वह अपने सास ससुर के साथ गांव आ गई। गांव आने के बाद से जैसा इन लोगों ने सोचा था वैसा ही किया। एक तांत्रिक आया सुगंधा के पास और उसने देखा सुगंधा को तो वह समझ गया कि अंदर क्या चल रहा है। फिर उसने मोर के पंख से इस लड़की को झाड़ा फूका। उसके बाद उसने अपनी ये 5 फिंगर सुगंधा के सर पे रखा। जैसे ही उस तांत्रिक का हाथ सुगंधा के सर पे पड़ा, सुगंधा का जो दिमाग था ना वह 5 से 10 मिनट के लिए सुन्न हो गया था। वह किसी को भी नहीं पहचान रही थी, बस चारों तरफ देख रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सामने कौन बैठा है। लोग उससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह किसी को पहचान नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसको धीरे धीरे होश आने लगा तब उसने अपने घर वालों को पहचाना और बताया कि हाँ, आप मम्मी जी हैं, आप पापा जी हैं, आप देवर हैं, आप जेठानी हैं, जो भी हो। घर वालों को पहचाना और बताया। फिर घर वालों ने तांत्रिक से पूछा कि इसको हुआ क्या था, आखिर मेरी बहू के साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है, कैसे यह ठीक होगी। तांत्रिक ने बोला कि आपकी बहू अब एकदम ठीक है, इसको यह ताबीज पहनाइए और एक लवंग दे रहा हूँ, इसके हाथ में बांध दीजिए। एक लवंग खाएगी, एक लवंग सिरहाने यानी जहाँ सोती है वहां रखना है, एक लवंग को जला देना है। इसके ऊपर एक बहुत भारी आत्मा जिसको पिशाच बोलते हैं वह था, वह इसके पीछे लग गया था। इसी की वजह से इसके साथ इतनी सारी घटनाएं घटित हुई। सुगंधा की सासू माँ ने तांत्रिक से पूछा कि आत्मा पीछे कैसे पड़ा, मेरी बहू तो घर में रहती है, कैसे हुआ यह सब कुछ। तब तांत्रिक ने बताया कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपकी जो बहू है यह प्रेगनेंसी में कहीं सुनसान जगह पे अकेले टहल रही थी और जो पिशाच था वह उसके सर के ऊपर से जा रहा था, गुजर रहा था। तभी उसकी नजर सुगंधा पे पड़ी तो उस पिशाच आत्मा ने पाया कि सुगंधा के पेट में बच्चा है। उसको न सुगंधा की स्मेल बहुत अच्छी लगी
इसीलिए उसने पहला बच्चा मार दिया। फिर वह पिशाच आत्मा एक पेड़ पर जाके बैठ गया। जब उस आत्मा को पता चला कि सुगंधा सेकंड बार प्रेग्नेंट है तो वह दोबारा उस पेड़ से आया और फिर से बच्चा लेकर चला गया। उसके बाद जैसे ही उस पिशाच को पता चला कि सुगंधा यहाँ से जा रही है तो वह उसके बॉडी में आके रहने लगा। उसके बाद जब तीसरी बार प्रेगनेंसी हुई तो उसने खुद मार दिया, क्योंकि वह सुगंधा के बॉडी में आ चुका था, वह बॉडी में ही रह रहा था। अगर आप लोग अपनी बहू को मेरे पास नहीं लाए होते तो यह थोड़े दिन की ही मेहमान थी, क्योंकि किसी भी आत्मा को बर्दाश्त कर पाना मतलब इंसानों की बस की बात नहीं होती है। खैर, जो आत्मा है उसको ब्लड पसंद था, इसीलिए वह बच्चों को मार रहा था। यहाँ पर आप लोग किस्मत वाले हैं जो आपकी बहू बच गई। इसको थोड़ा टाइम दीजिए, यह शरीर से सही हो जाएगी। देन आप लोग बेबी ट्राई कीजिएगा, होगा, बिल्कुल होगा, बच्चा होगा और इसके पीछे कोई भी नहीं पड़ेगा। जब जब यह प्रेगनेंसी लेगी तब तब इसको चाकू पहना के रखिएगा, छोटा वाला, वो भी लोहा का, ताकि कोई भी आत्मा इसके अगल बगल न घूमे। और खासकर ध्यान रखिएगा कि ये जो ताबीज है यह पहनी रहे। इतना कुछ हो जाने के बाद से सुगंधा की सासू माँ को चैन नहीं था। उनको ऐसा लगा कि जो आत्मा है कहीं वह फिर से बहू का पीछा तो नहीं करेगा ना, क्योंकि जो ताबीज होता है वह कितना दिन तक पहन के रखेगी। मान लीजिए कुछ साल तक रहा, उसके बाद टूट गया है या इधर उधर हो गया तो क्या? उन्होंने इस चीज को तांत्रिक से पूछा, तब तांत्रिक ने बताया कि देखिए, जो आत्मा थी वह जहाँ से आई थी वहाँ रिटर्न हो गई है, वह दोबारा आपकी बहू को नहीं पकड़ेगी। आत्मा है वह हमेशा एक जगह रहने वाला नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों वहाँ, वह घूमते रहेगा। अब वह आपकी बहू के पीछे नहीं आएगा, मैंने उसका इलाज कर दिया है, अब आप लोग जा सकते हैं। हर रोज की तरह मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सच्ची घटित कहानी। आज की जो स्टोरी है यह गोरखपुर की घटित कहानी है। हम सभी को पता है कि गोरखपुर में एक जंगल है जिसको कुसमी जंगल कहा जाता है। आज का जो भूतिया कांड है यह वही का घटना है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गोरखपुर के पास में एक छोटा सा गांव था। वहां का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है मिहिर। मिहिर पेशे से अध्यापक है और वह अपने गांव के स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन उसको वहां से अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। इसीलिए उसने बहुत सारे स्कूलों में ट्राई किया, बड़े बड़े स्कूलों में, ताकि सैलरी वगैरह अच्छा मिले, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता है। 2-3 महीने बाद एक स्कूल से रिप्लाई आता है कि अध्यापक की कमी है, क्या तुम स्कूल ज्वाइन करोगे? मिहिर ने इस खबर को अपने घर वालों के साथ शेयर किया। मिहिर के घर वालों ने बोला कि देखो बेटा, ये जो स्कूल है काफी ज्यादा दूर है, यहाँ से करीबन 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पे है। तुम्हारा रोज का आना जाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि स्कूल में भी एक अच्छा टाइम देना होगा, प्लस आने जाने में भी समय लगेगा। तो एक काम करो, तुम और ट्राई करो, कोई आसपास का स्कूल मिल जाएगा जहाँ पे अच्छा पैसा देगा। लेकिन मिहिर के मन में पैसों की लालच थी, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत थी। इसीलिए उसने घर वालों को बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुबह उठूंगा, सरकारी बस लूंगा और स्कूल जाऊंगा, इवनिंग में भी सरकारी बस लूंगा और घर पे आऊंगा। मिहिर ने घर वालों को समझाया कि सरकारी बस यूज करने से एक फायदा है कि किराया कम लगेगा और टाइम से मुझे छोड़ देगा। अगर जिस दिन सरकारी बस नहीं चलेगा उस दिन मैं बाइक से चला जाऊंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। आखिर मैं कोई ना कोई अच्छा स्कूल ज्वाइन करूंगा, तभी तो सैलरी बढ़ेगी। घर वाले भी मान गए, मिहिर भी मान गया। मिहिर ने अपना स्कूल कंटिन्यू किया। मिहिर को स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते 6 महीने बीत चुके थे। फिर ठंडी का मौसम आया, बहुत ज्यादा कुहा वगैरह पड़ने लगा। मिहिर हमेशा की तरह सरकारी बस लेता था, विंटर में भी, और जाता था स्कूल। फिर आते समय भी सरकारी बस लेके ही आता था। लेकिन एक दिन की बात है, जो सरकारी बस थी वह बंद थी किसी कारणवश। इसी
इसीलिए मिहिर को बाइक लेना पड़ा। और दिन था सैटरडे, स्कूल में बहुत ज्यादा काम था, इसीलिए वह छुट्टी भी नहीं ले सकता था। मिहिर ने सुबह में बाइक लिया और स्कूल के लिए निकल गया। कुहा बहुत ज्यादा था, इसी की वजह से वह धीरे धीरे बाइक चला रहा था और स्कूल पहुंचते पहुंचते लेट हो गया। स्कूल में उसने सारे काम कंप्लीट किए और कंप्लीट करते करते रात के 8 बज गए। मिहिर ने सोचा कि अब घर चलना चाहिए। मिहिर स्कूल से निकला घर के लिए तो उसने पाया कि इवनिंग में भी बहुत ज्यादा कुहा, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वह सड़क पकड़ के घर के लिए आ रहा था, तभी बीच में कुसमी जंगल पड़ा। उसने सोचा कि जो जंगल वाला रास्ता है उसको ले लेता हूँ, छोटा रास्ता पड़ेगा, क्योंकि सड़क पकड़ के जाऊंगा तो मुझे घूम के जाना पड़ेगा। अगर मैं जंगल लेके जाऊंगा तो मुझे 6-7 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा और मैं जल्दी घर पहुँच जाऊंगा। मिहिर ने जंगल वाला रास्ता लिया और चलते गया। जंगल जो था उधर से गाड़ियां बहुत ही कम आती जाती थी, इसीलिए मिहिर थोड़ा सा स्पीड में जा रहा था। तभी उसकी नजर सामने पड़ी तो उसने पाया कि एक लड़का है जिसकी आयु 22 या 23 साल की रही होगी। वह लड़का लिफ्ट मांग रहा था। मिहिर ने पीछे घूम के देखा, आगे देखा तो कोई नहीं था। चारों तरफ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय उस लड़के का जो लिफ्ट मांग रहा था। मिहिर को ऐसा लगा कि हो सकता हो इस रास्ते में कोई चोर हो, अगर मैं बाइक रोकूं तो वह मुझसे मेरा सामान छीन लेगा, इसीलिए उस लड़की को इग्नोर करके मिहिर आगे बढ़ा। तभी उसने पाया कि कुछ दूरी बाद वही लड़का फिर से लिफ्ट मांग रहा है। यहाँ पर मिहिर को थोड़ी सी टेंशन हुई। उसने सोचा कि कैसे पॉसिबल है जो लड़का पीछे था वह आगे फिर से लिफ्ट मांग रहा है। मिहिर ने इस चीज को इग्नोर मारा, फिर आगे बढ़ा। कुछ दूर आगे जाने के बाद से फिर वही लड़का उसको दोबारा मिला। यहाँ पर मिहिर अच्छा खासा डर चुका था। फिर उसने अपनी गाड़ी और तेज किया। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि सामने कोई आ सकता है। वह गाड़ी भगाया जा रहा है। जो लड़का है वह बार बार सामने आके लिफ्ट मांग रहा था। मिहिर की तो हालत खराब थी, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा और गाड़ी की जो स्पीड थी काफी तेज रखा और भागते भागते जंगल से बाहर निकला। तब जाकर उसको थोड़ी सी सांस आई। जब घर पहुंचा मिहिर तो उसने अपने घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो घर वाले डर गए। घर वालों ने बोला कि कल संडे है, मैं तुम्हें किसी तांत्रिक से दिखा दूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से तू बता रहा है हो ना हो कोई ना कोई आत्मा था जो तेरे पीछे लगा था, हो सकता हो घर पे आया हो। मिहिर ने इस बात पे यकीन किया। मिहिर की मम्मी ने मिहिर को एक तांत्रिक से दिखाया तो तांत्रिक ने बताया कि नहीं, जो आत्मा मिहिर को रास्ते में मिला था वह घर तक नहीं आया है। आपका बेटा लकी है कि बच गया है, यह हमेशा नहीं होता है। एक काम कीजिए, आज के बाद से आप वह रास्ता कभी भी मत लीजिएगा। दोस्तों, मिहिर हमेशा लेट होने की वजह से उस जंगल का रास्ता लेता था। उसको पता था कि किधर से जाना है, किधर से निकलना है, बट उसने कभी भी नाइट में वह रास्ता नहीं लिया था। उससे पहली बार गलती हुई थी और वह मन ही मन पछता रहा था। फिर मंडे को मिहिर जैसे ही स्कूल गया तो उसने एक अध्यापक को बताया सारी कहानी। फिर उस अध्यापक ने बोला कि हाँ मिहिर, तुम सही कह रहे हो, उस रास्ते में एक आत्मा है जो कि रात में लोगों को परेशान करता है। वह आत्मा हर एक इंसान से लिफ्ट मांगता है। जो भी इंसान बाइक रोकता है तो वह आत्मा उस इंसान के पीछे बाइक पे बैठ जाता है और बाइक की जो स्पीड होती है वह कंट्रोल से बाहर होती है। वह बाइक किसी न किसी गाड़ी में या पेड़ वगैरह में ठुक जाती है। जो इंसान बाइक चलाता है वह दुनिया छोड़ देता है। इस तरह से आत्मा लोगों को परेशान करता है। क्योंकि मैं उस जंगल के बगल में रहता हूँ, इसीलिए मुझे सारी घटना पता है। अच्छा हुआ कि तुमने उसको चोर समझ के तुमने गाड़ी नहीं रोका। तुम सच में किस्मत वाले हो जो कि बच गए। आज की जो कहानी है इसे आप कंप्लीट सुनोगे तो आपकी अंतर आत्मा तक कांप जाएगी। आज की वीडियो में जो भूत है वह नॉर्मल भूत नहीं है, वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर विशाल भूत है। उस भूत ने एक इंसान को पकड़ लिया जिसको उससे बचाने के लिए लोगों के दम निकल गए।
तो आज की जो कहानी है इसे आप कंप्लीट सुनिएगा और कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी जो राय है मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि मैं अगली वीडियो सुधार कर सकूं। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज की जो घटना है यह पटना के चितकोरा की सच्ची घटित कहानी है। पटना में एक जगह है जिसका नाम है चितकोरा। वहाँ पर हर क्लास की फैमिली रहती है, जैसे कि मिडिल क्लास हो गई, अपर क्लास, लोअर क्लास, सारे लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पर एक नई फैमिली शिफ्ट होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर थे, पवन और उनकी वाइफ अनुराधा। जो अनुराधा थी वह हाउसवाइफ थी। तो उसने अपने पति से पूछा कि हम लोग पटना शिफ्ट हो गए हैं तो क्या मैं काम कर सकती हूँ। यहाँ पर पवन ने बोला कि जैसी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि यह गांव नहीं है, यहाँ पर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहने वाला, तुम आराम से सुकून से रह सकती हो। पवन और अनुराधा दोनों लोग गया के रहने वाले थे। ये लोग हाल फिलहाल में ही शिफ्ट हुए थे क्योंकि इनके जो पड़ोसी थे गया में वे चैन से इन्हें रहने नहीं देते थे। गांव में पवन के पास एक छोटा सा खेत था जिसको पवन ने बेच दिया था और जो पैसे मिले थे वह शहर लेके आ गया था। यहाँ पर पवन एक रिक्शा खरीदता है क्योंकि पैसे कम थे इसलिए रिक्शा लेना पड़ा। उसने बहुत जगह जॉब के लिए ट्राई किया था बट उसको किसी ने रखा नहीं क्योंकि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मात्र 5वीं ही पढ़ा था। उसकी जो वाइफ थी वह कभी स्कूल गई नहीं थी। इसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, इसीलिए इसने डिसाइड किया कि मैं पूरा दिन रिक्शा चलाऊंगा। और अनुराधा ने लोगों के यहाँ काम पकड़ लिया। दोनों पति पत्नी मस्त काम कर रहे थे और इनकी जो जिंदगी थी वह ठीक ठाक चल रही थी। शहर में न्यू शिफ्ट होने की वजह से इनके पास ज्यादा सामान नहीं था, इसीलिए पूरा दिन काम करने के बाद से जो भी पैसे मिलते थे उससे ये लोग राशन वगैरह लेके काम चला लेते थे। धीरे धीरे 1 महीना कटा। 1 महीना के बाद से पवन को हैबिट हो गई, वह ज्यादा रिक्शा चलाने लगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब उसने रिक्शा स्टार्ट किया था चलाना तो वह ज्यादा नहीं चला पाता था क्योंकि पहली बार उसने ये सब ट्राई किया था, लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई। इसीलिए पवन हर रोज सुबह में 8:30-9 के आसपास रिक्शा लेके निकल जाता था और रात में करीबन 10, 10:30, 11 बजे लौटता था। एक रात की बात है, पवन घर पे 11:30 के आसपास लौटा और आकर बैठ गया अपने चौकी पे। उसकी वाइफ ने खाना लाया उसके लिए और बोली कि खा लीजिए, लेकिन पवन ने एक शब्द नहीं बोला। उसकी वाइफ ने पूछा कि कोई प्रॉब्लम है क्या, थक गए हैं आप, एक काम कीजिए आप खाना खा लीजिए फिर मैं हाथ पांव दबा दूंगी, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर पवन का कोई रिएक्शन नहीं। वाइफ को लगा कि हो सकता हो मन ठीक ना हो, बुखार वगैरह हो, तो एक काम करती हूँ, चलती हूँ, इनको चेक कर लेती हूँ। जैसे ही अनुराधा सामने आई और उसने अपने पति के हाथ पर हाथ रखा चेक करने के लिए कि फीवर है कि नहीं, तभी वह उड़ के काफी दूर जाके गिरी। उसको समझ में नहीं आया क्या हुआ। उसके सामने अचानक से अंधेरा हो गया और वह वहीं बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह का समय था। घर में जितने थोड़े मोड़े सामान थे सारे सामान बिखरे पड़े हैं। जो रिक्शा था वह टूट चुका था, एकदम टूट चुका था, मानो किसी ने दुश्मनी निकाली हो उस रिक्शा के साथ। यहाँ पर अनुराधा को समझ में नहीं आया कि यह एक्चुअल में हुआ तो हुआ क्या। वह दौड़ती हुई अपने पति के पास गई तो उसने पाया कि उसका पति पेट के बल लेटा हुआ है। उसने अपने पति को सीधा किया, उसके बाद पूछी कि आपको क्या हुआ है, आपने क्यों इस तरह से बिहेव किया रात मेरे साथ। लेकिन पति कुछ नहीं बोल रहा है। बार बार पति को जगाने के बावजूद भी पति नहीं जगा तो वह पानी लेके आई, पति के ऊपर पानी का छींटा मारा। उसको लगा कि मेरे पति को दांत लग गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। बेचारी अपने तरफ से बहुत कोशिश की पति को होश में लाने के लिए, लेकिन होश में पति उसका नहीं आया।
अनुराधा बहुत ज्यादा डर चुकी थी और वह दौड़कर अड़ोस पड़ोस में गई लोगों से मदद मांगने के लिए। जब लोगों ने सुना कि उसके पति के साथ ऐसा हुआ है तो कोई भी उसके पति यानी पवन को हाथ नहीं लगा रहा था। सारे लोग डर रहे थे, सारे लोग ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं हम नहीं देखेंगे, एक काम करो तुम अपना मैनेज कर लो। यहाँ पर अकेली औरत क्या करे, पति का जो शरीर था भारी था, उठा नहीं पा रही थी, हॉस्पिटल कैसे लेके जाए। पढ़ी लिखी तो थी नहीं जो एम्बुलेंस बुलाए या फिर कुछ ऐसा वैसा करे, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुतों से मदद मांगने के बाद किसी ने मदद नहीं किया, तब वह थक के हार कर सड़क पर बैठ कर रोने लगी। यहाँ पर अनुराधा को एक बूढ़ी औरत काफी टाइम से नोटिस कर रही थी। वह उसके पास आके पूछी कि बेटा क्या हुआ है, बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। अनुराधा रोते रोते सारी बात उस बूढ़ी औरत को बताई और उसने कहा कि मेरे पति लेटे हुए हैं, मैं जब जब उनको उठाने की कोशिश कर रही हूँ तब तक वे अपनी आंखें मलका रहे हैं, उनकी आंखें रेड है, उनके मुंह से ब्लड निकल रहा है, उनके बॉडी पे बहुत ज्यादा निशान है और उनका शरीर तप रहा है। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे घर के सामान बिखरे पड़े हैं, बाहर रिक्शा टूटा हुआ है, यह सब कुछ किसने किया, किसने मेरे पति को मारा मुझे नहीं पता, कोई भी मेरे पति को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं है, आप बताइए, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे हॉस्पिटल ले जाना है अपने पति को। यह सुनने के बाद से वह बूढ़ी औरत बोली कि ठीक है चलो तुम्हारे घर चलते हैं। अनुराधा उस बूढ़ी औरत को अपने घर लेके आई। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने देखा पवन को तो वह समझ गई कि माजरा क्या है। उस बूढ़ी औरत ने अनुराधा को एक एड्रेस दिया और बोला कि बेटी एक काम करो, तुम यहाँ पर जाओ और इस इंसान को बुला के घर पे लाओ, वह तुम्हारे पति को ठीक कर देगा, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के यहाँ बाद में जाना, लेकिन अभी जो सिचुएशन है इससे निपटो, अगर तुम लेट करोगी तो तुम्हारा पति बचेगा नहीं, यह गारंटी है। अनुराधा के पैरों के नीचे से मानो की जमीन निकल गई। अनुराधा दौड़ती हुई भागती हुई उस इंसान के पास पहुंची मनाने के लिए। वहां जाने के बाद से अनुराधा को पता चला कि वह इंसान भगत है, वह अच्छा खासा जानकार है। फिर उसने उस भगत को घर पे बुला के लाई। भगत जैसे ही घर पे पहुंचा, अड़ोसी पड़ोसी सारे लोग अपना अपना गेट बंद कर लिए। अड़ोसी पड़ोसी को लगा कि जो आत्मा है जो पवन की बॉडी में है वह निकलेगी तो हम सबको पकड़ लेगी, इसीलिए पूरा जो गली था एकदम सुनसान हो गया था, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा, कोई भी सामने नहीं आया, जबकि दिन का टाइम था। यहाँ पर भगत अंदर पहुंचा कमरे में तो उसने देखा कि पवन की यह हालत हुई है। फिर उसने झाड़ फूक वगैरह स्टार्ट किया और आत्मा पर कंट्रोल पाया और पूछा कि तुम ऐसा क्यों किए हो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी आत्मा ने जवाब दिया भगत को कि देखो भगत, मेरे बीच में मत आओ, मैं इसको मार के ही दम लूंगा। भगत ने पूछा क्यों क्यों मारना क्यों चाहते हो, क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा। तब आत्मा ने जवाब दिया कि मैं इस इंसान को यानी पवन को बोला कि मुझे रिक्शा पे बैठाओ और मुझे गोल गोल घुमाओ, लेकिन यह मुझे रिक्शा पे नहीं बैठाया और बोला कि जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक नहीं बैठाऊंगा। और मैंने इसको बार बार बोला कि देखो मुझे बैठना है रिक्शा पे और मुझे घूमना है, लेकिन इसने बैठाया नहीं, इसी कारण मैंने पकड़ लिया। इसने क्यों नहीं बैठाया पूछो जरा इससे, यह अच्छी चीज है क्या? पैसे नहीं होगा इसका मतलब क्या कि मैं रिक्शा पे नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं जैसा बोलूंगा वैसा ये करेगा। जो भगत था वह समझ गया था कि यह आत्मा कौन सी आत्मा है। फिर भगत ने जवाब दिया कि चलो, मैं तुमको बहुत सालों से ढूंढ रहा था, तुम मेरे हाथ नहीं लग रहे थे, एक काम करो तुम चलो, मैं थक चुका हूँ तुम्हारी वजह से, तुम हर रोज किसी न किसी को पकड़ लेते हो, मुझे आना पड़ता है तुम्हें छुड़ाने के लिए और हमेशा तुम मेरे हाथों से बच जाते हो, लेकिन इस बार नहीं। भगत जो था वह बार बार उस आत्मा को छुड़ाता था लोगों के बॉडी से, लेकिन इस बार आत्मा इस तरह से भगत के हाथ में आ गई थी मानो कि कभी वह छूटती नहीं। यहाँ पर भगत ने आत्मा को लिया और लेकर अपनी जगह पे रिटर्न हो गया। आत्मा जैसे ही पवन की बॉडी से निकली, पवन का जो शरीर था वह एकदम से बेकार हो गया था, उसको सच में डॉक्टर की जरूरत थी। जब अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता चला कि आत्मा निकल गई है, बॉडी से चली गई है तांत्रिक के साथ, तब पड़ोसी दौड़ते हुए आए और पवन को लेकर हॉस्पिटल भागे।
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाने के बाद से पवन और अनुराधा दोनों लोग उस बूढ़ी औरत के पास गए और पूछे उस आत्मा के बारे में कि आखिर आत्मा कौन था, क्यों ऐसा किया। फिर उस बूढ़ी औरत ने बताया कि देखो बेटा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं इस आत्मा को जानती हूँ। जब मैं छोटी थी तब से मैं इसको देख रही हूँ। जब यह इंसान जीवित था तब इसने लोगों को बहुत सताया। आज वह दुनिया छोड़ दिया है तो उसकी आत्मा सता रही है। इन दोनों ने पूछा कि आखिर वह इंसान है कौन। तब बूढ़ी औरत ने खुलासा किया कि देखो बेटा, यह इंडियन आत्मा नहीं है, यह एक अंग्रेज का आत्मा है। पहले चितकोरा में अंग्रेज लोग रहते थे, उनका घर था, कार्यालय था, तो वे लोग यहाँ पे काम करते थे और लोगों को सताते थे, मारते थे, पीटते थे, गुलामी वगैरह करवाते थे। यह बहुत ज्यादा कड़क इंसान था उस समय। यह हमेशा रिक्शा लेता था और रिक्शा पे बैठता था और पूरा चक्कर काटता था और लोगों को कोड़े से मारता था। और यह दुनिया भी रिक्शा के ऊपर ही छोड़ा, इसीलिए इसको नफरत है रिक्शा से। यहाँ पर पवन ने पूछा कि आखिर उसके साथ क्या घटना घटित हुई थी जो वह आत्मा बन गया था। बूढ़ी औरत ने बताया कि देखो बेटा, यह एक बार रिक्शा लेकर घूम रहा था और इवनिंग में रिटर्न आ रहा था, तभी किसी हिंदुस्तानी ने इसके ऊपर अटैक कर दिया और इसका जो प्राण है उसी रिक्शा पे निकल गया। उसके बाद से उसकी बॉडी उसी रिक्शा पे काफी टाइम तक पड़ी थी, इसीलिए यह रिक्शा से नफरत करता है। अगर किसी रिक्शा वाले इंसान को यह आत्मा पा जाए तो उसके रिक्शा पे बैठकर पूरी रात घूमता है जब तक वह इंसान थक ना जाए, थक के गिर के बेहोश ना हो जाए। अगर इंसान मना कर दे कि नहीं, मैं तुमको रिक्शा पे नहीं बैठाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं घुमाऊंगा, या फिर कुछ समय बाद थक कर मना कर दे कि साहब उतर जाइए, मैं आपको नहीं घुमा पाऊंगा, तब वह आत्मा उसको नहीं छोड़ेगा, तभी पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद से उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर देता है। तुमको तो पता है बेटा, तुम्हारे भी बॉडी में था। तब अनुराधा को समझ में आया कि एक्चुअल में उसके पति के साथ क्या हुआ था और क्यों उस आत्मा ने पकड़ लिया था। यहाँ पर पवन काम करके घर लौट रहा था, क्योंकि उसने पूरे दिन काम किया था तो वह थक गया था। और जो आत्मा थी वह जिद कर रही थी उसके रिक्शा पे बैठने के लिए, इसलिए मना कर दिया। इसी की वजह से उस आत्मा ने पकड़ लिया था और पवन का यह हाल कर दिया था। लेकिन पवन किस्मत वाला था, तभी वह बच गया, वरना बहुत मुश्किल था उसका बच पाना। दोस्तों, कहते हैं ना, जिसको जितना लिखा होता है वह उतना जीता है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। आज की जो कहानी है यह भागलपुर की एक लड़की के साथ सच्ची घटित भूतिया कहानी है। आज की स्टोरी आपकी रूह तक कपा देगी। मैं तो बोलूंगी कि आप लोग इस टाइप की चीजें कभी भी फ्यूचर में ट्राई मत करना। एक लड़की ने खुद जानबूझकर एक आत्मा को इनवाइट कर लिया, फिर उस आत्मा ने उस लड़की की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। होता है ना कि कभी कभी जोश में हम लोग कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। खास करके भूत प्रेत वगैरह के साथ बिल्कुल भी खेल तो नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल में उस लड़की के साथ क्या घटित हुई थी। दोस्तों, भागलपुर में एक सोनी नाम की लड़की थी जिसका एज 11 साल का था और उसको भूत प्रेत, पिशाच, डाइन, जिन वगैरह में बहुत ज्यादा रुचि थी। वह हर रोज अपनी दादी से, नानी से, यानी जो भी मिल जाए घर का बड़ा मेंबर, उससे भूत प्रेत वगैरह की कहानियां सुना करती थी। सारे लोग अपनी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते थे। यहाँ पर सोनी को दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा दिलचस्पी होने लगा भूत प्रेत में। उसने अपनी लाइफ में कभी भी भूत प्रेत वगैरह नहीं देखा था, इसीलिए वह उतना विश्वास नहीं करती थी जितना उसके बड़े लोग करते थे, यानी गार्जियन वगैरह करते थे। सोनी ने एक दिन फैसला किया कि मैं आजमाऊंगी कि एक्चुअल में भूत होता है कि नहीं होता है। उसने रात में दादी से पूछा कि दादी, मुझे भूत कहाँ मिलेगा, मुझे ना देखना है, मुझे उससे बात करना है, मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। दादी बोली कि देखो बेटा, भूत तो तुमको चलते फिरते नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी दुनिया अलग होती है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जो अपने गांव में इमली का पेड़ है उस पे जिन रहता है। जो जिन है बहुत ज्यादा ताकतवर है
और जो लोग भी जो भी इच्छाएं मांगते हैं वह पूरा कर देता है। मतलब मैं विश्वास करती हूँ। यह सुनने के बाद से सोनी के दिमाग में एक आइडिया आया। वह सुबह होते से ही भागी पेड़ के पास और पेड़ को ऐसे गले लगा के बोली, हे जिन, अगर आप इस पेड़ में हैं तो आप मेरे सामने आइए, मुझसे बात कीजिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, आप कैसे दिखते हैं, आप कब सामने आइएगा, मतलब दिन में आइएगा, रात में आइएगा, या फिर कुछ मेरे लिए सरप्राइज है। बहुत सारे जिन लोग होते हैं जो लोग रात में मिलने आते हैं, मैंने सुना है, दादी से दादी बताती हैं ऐसा। क्या आप मुझसे रात में मिलने आएंगे? अगर रात में मिलने नहीं आ सकते तो अभी बाहर आइए, मुझे आपसे मिलना है। यहाँ पर सोनी लगी जिद करने, लेकिन उसका जो जिद था वह ऐसा ही चला गया। वह 15 से 20 मिनट ऐसे पेड़ को गले लगाकर दिल की सारी बातें बोलती, लेकिन उस पेड़ से ना ही कोई आवाज आया, ना ही कोई बाहर आया, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल। फिर उसने 15 से 20 मिनट बाद बोला कि यार ये तो झूठ मूठ का है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कोई जिन नहीं होता, लोग उल्लू बनाते हैं, बच्चों को डराते हैं, मैं नहीं डरने वाली, ये फालतू है, मैं जा रही हूँ। और घर आकर दादी को बोली, देखो दादी, मुझे आलतू फालतू की कहानियां मत सुनाओ, ये सब कुछ नहीं होता है, अगर होता तो जिन तो आता ना सामने, मैंने तो कितनी बार बोला कि जिन सामने आओ, लेकिन वह आया नहीं। इतना सुनने के बाद से उस बच्ची की दादी डर गई, कांप गई और भागती हुए उस पेड़ के पास गई और बोली कि हे भगवान, हमें माफ कर दो, गलती हो गई मेरी छोटी सी बच्ची को, उसने आपको बुलाया, उसका बचपना समझ के उसे माफ कर दो, अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें बताओ, हमें सपना दिखाओ, हम आपकी इच्छा पूरा करेंगे, लेकिन मेरी बच्ची को वापस दो, माफ कर दो, उससे गलती हो गई। यह बोलकर दादी घर आ गई और उन्होंने सोनी को बहुत डांटा और बोला कि आज के बाद से मैं कोई भी हॉरर कहानी तुम्हें नहीं सुनाऊंगी और ना ही तुम यह गलती दोबारा फ्यूचर में करोगी। सोनी बोली कि चलो ठीक है, लेकिन सोनी के मन में बहुत तरह की चीजें चल रही थी। वह बार बार इमेजिन कर रही थी कि अगर जिन होता तो कैसा दिखता, क्या वह मेरे टाइप से दिखता या फिर अलग टाइप से दिखता। वह अपने दिल और दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर रही थी कि हाँ, जिन होता तो लंबा दिखता, चौड़ा दिखता, उसके बॉडी होते, ये होता, वो होता, मतलब उसने ना एक लड़के की इमेज बना ली। धीरे धीरे 4 साल बीता, सोनी हो चुकी थी 15 साल की। उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ता देखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गांव में ना बहुत ही कम एज में शादी कर देता है लोग और गौना रखता है लोग 3 साल, 5 साल, 10 साल, 11 साल, 9 साल, जिसकी जितनी मर्जी हो। यहाँ पर सोनी के फादर ने सोचा कि बेटी की शादी हम कर देते हैं 15 पे और उसकी विदाई हम करेंगे 20 साल की एज में, मतलब 5 साल का हम गौना रखेंगे। रिश्ता भी मिल गया और सोनी की शादी भी हो गई। सोनी की जो शादी हुई थी वह उसके बचपन में हुई थी। उसका उतना दिमाग नहीं था कि पति क्या होता है, ससुराल क्या होता है। वह शादी करके मस्त खुश थी, स्कूल जाती थी, घर आती थी, खेलती थी सहेलियों के साथ। ऐसा करते करते सोनी की शादी को 3 साल बीत चुके थे। सोनी हो चुकी थी 18 साल की, तब जाके उसको समझ में आया कि एक्चुअल में ससुराल क्या होता है, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा मजाक हो गया। सोनी की जो सासू माँ थी वह दुनिया छोड़ दी किसी बीमारी की वजह से, और सोनी के ससुराल में कोई औरत नहीं थी जो उसके ससुराल वालों को खाना बना के खिला सके, उन लोगों का केयर कर सके। इसीलिए सोनी के ससुर ने तय किया कि अपनी बहू को वह लेके आएंगे ससुराल। फिर सोनी के माता पिता और उसके ससुर ये लोगों ने मिलकर फैसला किया और एक डेट रखा, जिस डेट को सोनी जाने वाली थी ससुराल। दोस्तों, सोनी के गौना का डेट आ गया। वह 18 साल की हुई नहीं थी एग्जैक्टली, मात्र 5 दिन कम था, मतलब 17 साल के एज में ही उसका गौना हो गया। वह ससुराल गई। उसका जो पति था वह सोनी को 5 से 6 दिन तक बहुत प्यार किया, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही सोनी 18 साल की हुई, उसका और उसके पति का बिल्कुल भी नहीं बना।
मतलब दोनों की आपस में बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ज्यादा झगड़ा होता था। सोनी के अंदर बचपना था लेकिन उसका पति मैच्योर था। चीजें ना एकदम से उल्टा हो गई। ससुराल वालों ने और मायका वालों ने कोशिश किया कि घर परिवार सब कुछ सही चले, बट सही चला नहीं। धीरे धीरे यह रिश्ता 10 से 12 साल तक खिंचाया। सोनी की शादी को शायद 12 साल कंप्लीट हो चुके थे, बट उसको कोई बच्चा नहीं था। सोनी के ससुराल वाले बहुत ज्यादा मतलब ऐसे गुस्से में रहते थे, फ्रस्ट्रेट रहते थे, क्योंकि उनको चाहिए था एक वारिस जो घर को आगे मतलब चला सके। आखिरकार शादी के 12 साल बाद सोनी के ससुराल वालों ने सोनी को मैके भेज दिया और बोला कि हम अपने बेटे का दूसरा शादी करेंगे। यहाँ पर सोनी मैके आके रहने लगी और अपने पति को नहीं बोल पाई, क्योंकि एक लंबा समय उसके साथ रह के आई थी। तो उधर सोनी के पति ना दूसरी शादी हो गई। इधर सोनी के माता पिता ने सोचा कि किसी लड़की को देखकर इसकी दूसरी शादी करा देते हैं, कब तक हम इसे अपने घर में बैठा के रखेंगे। सोनी ने मना कर दिया, बोली कि नहीं, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। अगर मैं दूसरे किसी के घर चली जाती हूँ, उसके यहाँ भी बच्चा नहीं होगा तो वो लोग भी मुझे निकालेंगे। क्या लाइफ टाइम तक मैं ऐसे ही करूंगी? मतलब दूसरा तीसरा चौथा पति ही ढूंढती रहूंगी? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम लोगों को रखना तो रखो, नहीं रखना तो छोड़ो मुझे, मैं दुनिया में कहीं भी रह लूंगी। यह सुनने के बाद से सोनी की माँ रोई और बोली कि नहीं बेटा, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तू हमारे यहाँ रह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी होगा हम देख लेंगे, हम तेरे साथ हैं। सोनी की पड़ोसन जो कि चाची लगती थी, उन्होंने सोनी की माँ को बोला कि दीदी मेरे पास एक रिश्ता है जहाँ पर सोनी खुश रहेगी और बच्चे का तो कोई डिमांड नहीं है, क्या आप उसका रिश्ता कर देंगे? सोनी की माँ ने रुचि लिया और पूछा कि कौन है वह, ऐसा क्यों चाहता है? दुनिया में हर एक इंसान बच्चा चाहता है, फैमिली चाहता है, कौन है जो मेरी बेटी को ऐसे ही अपनाना चाहता है? सोनी की चाची ने सोनी की माँ को बताया कि मेरे भाई हैं जिनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, भाभी नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि सोनी से शादी हो जाए तो सोनी की जिंदगी भी कट जाएगी और मेरे यहाँ मेरे भतीजा लोगों को भी माँ मिल जाएगी। अगर आप इस रिश्ता को मानिएगा तो हम लोग मंदिर वगैरह में शादी कर देंगे। आखिर आपकी बेटी ऐसे ही पड़ी है, आप कब तक उसका देखभाल कीजिएगा? आज आप जीवित हैं तो ठीक है, कल को आप दुनिया छोड़ देंगे तो उसका कौन देख रेख करेगा? उसकी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, तो वह लड़की यंग है। सोनी की माँ ने उस दिन से सोनी को मनाना स्टार्ट कर दिया। सोनी थी कि अपने पति को भूल नहीं रही थी, वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी दूसरी शादी के लिए। वह अंदर से इरिटेट हो रही थी और बोल रही थी कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करोगे? मतलब सोनी का दिन प्रतिदिन उसका ना गुस्सा चढ़ते गया। उसकी माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी जितनी शांत थी यह ऐसे कैसे हो गई। फिर सोनी की माँ ने डॉक्टर से सोनी को दिखाया ताकि उसका गुस्सा शांत हो, पंडित से दिखाया, तांत्रिक से दिखाया, वह बहुत लोगों से दिखा रही थी कि बेटी जो है वह शांत हो जाए, नॉर्मल लड़की हो जाए। दिन प्रतिदिन वह अलग टाइप की होती जा रही थी। घर वाले परेशान थे लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। कई महीनों बीत जाने के बाद से और सोनी रेडी नहीं हुई शादी के लिए, तो सोनी की माँ ने हार मान लिया और छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद सोनी की नानी आई सोनी के घर पे। उन्होंने सोनी का रवैया देखा घर के प्रति, घर वालों के प्रति। तब उन्होंने किसी अच्छे जानकार तांत्रिक को बुलाया और सोनी की थोड़ी सी झाड़ फूक वगैरह करवाई। सोनी यह सारा चीज करते करते थक चुकी थी, तो उसने चिल्ला के बोला तांत्रिक को कि देखो, हमें पढ़ाने की कोशिश मत करो, मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ, तुम चले जाओ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ तांत्रिक, पंडित, डॉक्टर से। अब मेरा पीछा छोड़ो, मुझे चैन से जीने दो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे अकेले रहना है, एकदम से अकेले रहना है। यहाँ पर तांत्रिक ने बोला कि देखो बेटा, तुम गुस्से में हो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पीछे एक बहुत भारी आत्मा लगा है। अगर वह तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। वह बहुत जिद्दैन है, वह चाहता है तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना। तुम परमिशन दोगी तो वह ले जाएगा। सोनी बोली कि यहाँ पे चाटो मत मुझे, निकलो यहाँ से। तांत्रिक का सारा सामान उठाई और घर के बाहर फेंक दी। तांत्रिक जो था वह सब कुछ देख रहा था कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, लेकिन उसने कुछ भी कोशिश नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि
सोनी बहुत गुस्से में थी और सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी जो तांत्रिक बोल रहा था, और वह चीज करने के लिए भी तैयार नहीं थी जो तांत्रिक कह रहा था। तांत्रिक अपना सामान लिया और रिटर्न हो गया। सोनी के घर वाले सोनी के ऊपर गुस्सा दिखा रहे थे और डांट रहे थे, बोल रहे थे कि तुम सुनती नहीं हो, तुम कब सुनोगे, तुम कब सुधरोगी, क्या करें, हम थक गए हैं, कहाँ जाना है तुमको, निकल जाओ हमारे घर से, चली जाओ, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मतलब घर वालों का गुस्सा फूट चुका था। यहाँ पर सोनी का भी गुस्सा फूट चुका था। वह चिल्लाती हुई बोली कि हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना इस घर में, तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। कभी पंडित लाते हो, कभी तांत्रिक लाते हो, कभी डॉक्टर लाते हो, तुम लोगों ने तो मुझे परेशान कर दिया है। पंडित कुछ और बोलता है, तांत्रिक कुछ और बोलता है, क्या हुआ है मुझे? कौन है वह आत्मा? मेरे सामने क्यों नहीं आता? अगर उसके अंदर दम है तो मेरे सामने आए, मुझसे बात करे। सोनी घर के आंगन में खड़ी होकर चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि कौन है जो मेरे ऊपर हक जता रहा है, कौन है जो मेरे घर परिवार तोड़ रहा है। सोनी चिल्लाती हुई अपने माँ से पूछी कि माँ, तुमको किस तांत्रिक ने बोल दिया कि मेरे पीछे जिन पड़ा हुआ है और उसने मेरा और मेरे पति से झगड़ा करवाया, मुझे मैके में बैठाया? कौन है? उस तांत्रिक को बुलाओ, मैं बात करूंगी। ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे कहने से मेरे पीछे जिन पड़ा है। अगर जिन है तो वह सामने क्यों नहीं आता, मुझे क्यों नहीं ले जाता? यह सुनने के बाद से सोनी की माँ रोती हुई बेटे से बोली कि देखो बेटा, हम लोग समझ गए कि तुम क्या कहना चाहती हो, अब तुम जिन का माला मत जपो। एक काम करो, तुम शांत हो जाओ, जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, अपने कमरे में जाओ और दोबारा जिन की बातें मत करना, तुम्हारे पीछे कोई नहीं पड़ा है, तुम जाओ। यहाँ पर सोनी का जो गुस्सा था वह काफी हाई लेवल का था। वह शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने बोला कि नहीं, अगर जिन है मेरे पीछे तो आज वह आएगा और मुझे लेके जाएगा, मैं उसे परमिशन दे रही हूँ। सोनी ने जैसे ही बोला कि मैं परमिशन दे रही हूँ, जिन आओ, मुझे लेके चलो, मुझे चलना है तुम्हारी दुनिया में, मैं थक गई हूँ तुम्हारे इस कारनामे की वजह से, क्यों नहीं ले जा रहे हो? इतना बोलते से ही सोनी जमीन पे गिर गई। सोनी के घर वालों ने उसे उठाने की कोशिश किया लेकिन लड़की उठी नहीं। फिर डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने उससे मृत घोषित कर दिया। अब सोनी की माँ को लग गया था कि सोनी को ले जाने वाला कोई और नहीं, जिन है। फिर उन्होंने तांत्रिक को बुलाया, जिस तांत्रिक को सोनी ने भगा दिया था। तांत्रिक ने घर वालों को बताया कि हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं, आप लोगों ने सही अनुमान लगाया है, जो जिन आत्मा था वह अपनी बीवी को ले गया। सोनी की माँ को जिस बात का डर था वह सही साबित हुआ। तांत्रिक ने घर वालों को सारी बातें समझाई और बताया कि आपकी जो बेटी थी वह बचपन में ही जिनको अपना पति मान चुकी थी, वह उसके पीछे भागती रही, जिनसे प्यार करती रही, उसके बारे में सोचती रही, मतलब जब उसके अंदर बचपना था। लेकिन जैसे ही बड़ी हुई, उसकी शादी हुई, वह एक नए लड़के से मिली तो उसके प्यार में पड़ गई और यह चीज जिनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जिन जो था वह इंतजार कर रहा था कि लड़की 18 साल की हो जाएगी, दिन मैं शादी करूंगा, बट आप लोगों ने 18 के पहले ही उसे ससुराल भेज दिया। इसीलिए जिन गुस्से में उसके ससुराल में उसको और उसके पति को एक पास नहीं आने दिया। पति जो था वह लड़ता था, झगड़ता था और आप लोगों ने बहुत सारे तांत्रिक पंडित वगैरह से मिलकर उसको ताबीज पहनाते गए, घर की पूजा कराते गए। इसीलिए जिन उस लड़की को 12 साल तक टच नहीं किया, मतलब उसी ससुराल में ही छोड़ दिया, रहने दिया, लेकिन पति पत्नी को एक पास नहीं आने देता था। आखिरकार 12 साल बाद आपकी लड़की आजाद हुई, लेकिन वह लड़की यानी कि सोनी अपने पति से ही प्यार करती थी। इसीलिए जिन देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। कभी उसने फोर्स नहीं किया सोनी को, क्योंकि अच्छा वाला जिन था, लेकिन उसकी भी बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म हो गई थी। सोनी ने जैसे ही उसे इनवाइट किया, वह आया और उसकी आत्मा को अपनी दुनिया में लेके चला गया। अब आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जो होना था वह हो चुका और आप लोग इस चीज को मान लीजिए। जिनकी बीबी है सोनी और सोनी का पहला पति है जिन, इसीलिए इन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। सोनी तो अब लौट के आएगी नहीं, तो आप लोग इस शरीर का अंतिम संस्कार वगैरह कर दीजिए और आप लोग भूल जाइए कि आपकी कभी बेटी थी। अब आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़िए।
दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि क्या आप लोगों ने कभी बचपन में इस टाइप की चीजें की है? अगर नहीं किया है तो ठीक है, अगर आप बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग ऐसी चीजें मत कीजिएगा, कभी भी मत आजमाइएगा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है बहुत ही ज्यादा खराब होता है। मैं हमेशा गाँव की सच्ची घटित कहानी सुनाती हूँ, बट आज मैं शहर की स्टोरी लेके आई हूँ। आज की जो भूतिया कहानी है यह बनारस की सच्ची घटित कहानी है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बनारस में एक लड़का था जिसका नाम था गजेंद्र और वह इंजीनियर था। गजेंद्र की जो फैमिली थी वह बनारस में शिफ्ट हो गई थी काफी साल पहले, बट गजेंद्र की जो गर्लफ्रेंड थी वह गांव में रहती थी। गजेंद्र की गर्लफ्रेंड का नाम था माया और वह और गजेंद्र दोनों लोग बचपन में स्कूल की जो पढ़ाई होती है उन लोगों ने गांव से किया था, लेकिन गजेंद्र के जो पापा थे वे थे डॉक्टर और उनका ट्रांसफर हो गया था बनारस, इसीलिए गजेंद्र को भी बनारस में रहना पड़ा और आगे की पढ़ाई करनी पड़ी। लेकिन गजेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड को भूल नहीं पाया, उसकी शादी की एज हो गई थी और बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे। तो उसने डिसाइड किया कि अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी करेगा। घर वालों को बोला, घर वाले पहले रेडी नहीं हुए, बट बाद में उसने मनाया और दोनों की शादी हो गई। पहली बार माया पहुंची थी शहर में। उसने कभी भी शहर नहीं देखा था, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड था, जो कि पति बन चुका था, वह उससे बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे उसने शहर की चीजें माया को सिखाया। माया भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी, घर परिवार सब कुछ सही चल रहा था। धीरे धीरे समय कटा, माया की शादी को पूरे 15 साल हो गए थे, लेकिन उसको कोई भी बच्चा नहीं था। गजेंद्र को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बच्चा हो या ना हो, फिर भी वह माया के साथ खुश था। माया भी खुश थी, लेकिन घर वाले जो थे वे खुश नहीं थे। ना ही गजेंद्र से खुश थे, ना ही माया से खुश थे। गजेंद्र की माँ बार बार माया को उल्टा सीधा सुनाती थी और अपने बेटा को बोलती थी कि अगर तूने दूसरी शादी नहीं किया और ना ही घर में बच्चा हुआ तो मैं दुनिया छोड़ दूंगी, मैं ये खा लूंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी। एक होता है ना इमोशनली ब्लैकमेल करना, उस तरह की चीजें गजेंद्र की माँ किया करती थी। और एक बार गजेंद्र की माँ ने कुछ खा लिया था। गजेंद्र जो था वह बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसने माँ के सामने घुटने टेक दिए और बोला कि माँ तुमको जो भी ठीक लगे करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी शादी करना है ना, मैं कर लूंगा, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। माया जो है वह मेरी बीवी है और पूरी लाइफ टाइम वह मेरे साथ रहेगी, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। माया से पूछा गया कि माया तुम क्या चाहती हो, तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो या पति को छोड़ना चाहती हो, क्योंकि हमें घर की वारिस चाहिए और हम गजेंद्र की दूसरी शादी कराएंगे। माया जो थी वह बहुत प्यार करती थी गजेंद्र से, इसीलिए वह शांत रही और बोली कि नहीं, मैं इन्हीं के साथ रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, गजेंद्र की दूसरी शादी होती है वो भी मंदिर में। पूरा ठोक पिटा के शादी इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि गजेंद्र की एक वाइफ थी माया, और कोई भी इंसान अपनी बेटी नहीं देना चाहेगा एक शादीशुदा मर्द को, और उसकी पहली बीवी तो है ही, और ये नियम भी नहीं है, इसीलिए छुपा के शादी हुई। दूसरी जो दूसरी वाली दुल्हन थी उसका नाम था महिमा। महिमा नेचर वाइज ठीक थी, मतलब सारे लोगों के साथ ठीक थी, लेकिन माया के साथ ठीक नहीं थी। उसको ना सौतन वाली फीलिंग आती थी और महिमा बहुत ज्यादा जलती थी माया को देख के। माया के अंदर भी सेम चीज था, वह भी महिमा को देख के जलती थी। दोनों औरतें आपस में जलते थे लोग, और महिमा को उसकी सासू माँ और उसके ससुराल वाले अपना लिए, क्योंकि ससुराल वालों को आशा था कि महिमा से कुछ होगा, बच्चा वगैरह। धीरे धीरे 6-7 महीना कटा और महिमा ने सचमुच में गुड न्यूज दिया। घर वाले बहुत खुश थे। 2-2.5 महीना तो सही चला, लेकिन 2-2.5 महीने के बाद से महिमा के पेट में जो बच्चा था वह अपने आप खराब हो गया। घर वालों को लगा कि हो सकता हो ऐसे ही हो गया हो, मतलब इसके पीछे किसी ने छानबीन वगैरह नहीं किया।
लोगों ने हॉस्पिटल दिखाया, महिमा ठीक हुई और घर पे आई, मतलब हॉस्पिटल से। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कुछ दिनों बाद फिर से गुड न्यूज आया और फिर से उसका बच्चा नुकसान हो गया। ऐसे करते करते महिमा के पूरे 10 बच्चे नुकसान हो गए थे। घर वाले बड़े टेंशन में थे, क्योंकि जो पहली वाली बहू थी उससे बच्चा नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि वह औरत कभी भी मां नहीं बन सकती, और जो दूसरी वाली है उसका बार बार बच्चा खराब हो रहा है। तो हम लोग क्या करें, कब तक इंतजार करें। धीरे धीरे महिमा से भी घर वाले नाराज होने लगे, क्योंकि महिमा को ही ब्लेम करते थे बच्चा खराब होने पे। बोलते थे उल्टा सीधा बातें कि तुम सही से नहीं रहती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो। महिमा का जो दर्द था ना, वह कोई भी नहीं समझ रहा था। यहाँ पर गजेंद्र धीरे धीरे महिमा के क्लोज आने लगा। माया के क्लोज तो ऑलरेडी था। उसको ना अपनी दोनों बीवी से प्यार था, वह दोनों को चाहता था सही से रखना। बट आपस में औरतें भी लड़ती थी, घर वाले भी लड़ते थे। गजेंद्र बहुत परेशान रहता था, वह ज्यादातर काम पे ही रहता था। वह थक चुका था चीजों से और घर वालों को समझा समझा के थक चुका था कि देखो, जो धरती पे है उनसे प्यार करो, जो आया ही नहीं है उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। अगर हमारी किस्मत में होगा तो बच्चा होगा ना, इतना क्या सोचना, इतना क्या स्ट्रेस लेना। लेकिन घर वालों से कौन उलझे, घर वालों की सोच एकदम अलग थी। महिमा जो थी वह घर के किचकिच किचकिच से थक गई थी, इसीलिए उसने अचानक से प्रोग्राम किया और अपने मैके चली गई। दोस्तों, महिमा जो थी वह गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उसका जो मायका था वह दूर गांव में था, मतलब उसको जाने में 4 से 5 घंटे लगते थे। महिमा चली गई और महिमा को किसी ने फोन वगैरह भी नहीं किया, ना ही उसको बुलाया। ससुराल वाले जो थे वह लोग सोच रहे थे और खुश थे, क्योंकि दोनों औरतें अलग अलग थी, घर में क्लेश नहीं हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। धीरे धीरे 1 साल कट गया, महिमा को किसी ने पूछा तक नहीं। माया जो थी वह भी शांति से अपने ससुराल में पड़ी थी। जो गजेंद्र था वह भी धीरे धीरे महिमा से बात करना बंद कर दिया। महिमा पूरे 1 साल बाद अपने भाई के साथ ससुराल पहुंची। जब ससुराल वालों ने उसे देखा तो वे लोग चौंक गए। उन लोगों ने देखा कि महिमा की गोद में एक बहुत ही प्यारा बेटा है। ससुराल वाले जो थे वह बहुत ज्यादा खुश हुए, उन लोगों ने महिमा को अपना लिया। बट यहाँ पर माया को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। महिमा को ससुराल आए हुए मात्र 1 सप्ताह ही हुआ था कि 1 सप्ताह के बाद से महिमा का जो बेटा था वह दुनिया छोड़ देता है। यह देखने के बाद से महिमा को हार्ट अटैक आया और वह भी गिरी, और उसके बाद से वह उठी नहीं। घर में शोक का माहौल था, घर वाले परेशान थे कि अब क्या होगा। मतलब घर में बच्चा तो हुआ लेकिन बच्चा भी नहीं बचा और उसकी माँ भी नहीं बची। यहाँ पर गजेंद्र बहुत ज्यादा परेशान था। उसने घर वालों को बोल दिया कि देखो, 2 शादी तक ठीक था, लेकिन मैं तीसरी शादी नहीं करूंगा, माया ही मेरी वाइफ रहेगी, चाहे कुछ भी हो। दोस्तों, गजेंद्र और माया एक साथ रहना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन कुछ दिनों के बाद से घर में एक अजीब तरह की आवाजें सुनाई दी। घर वालों ने नोटिस किया कि घर में बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से बच्चा रो रहा है। घर वालों ने कुछ दिन तक तो इसको देखा, बट उन लोगों को बाद में समझा नहीं, तो उन लोगों ने एक जनकार भगत यानी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक घर में आया तो उसने बताया कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा था जो कि दुनिया छोड़ दिया है। उसके बाद उसकी जो आत्मा है, उस बच्चे की आत्मा, वह रो रही है, उसको भूख लगा है, वह खाना वगैरह मांग रही है, तो आप लोग उसका केयर कीजिए और उसको कुछ दीजिए। घर वाले इस बात को सुनकर चौंक गए और उन लोगों ने पूछा तांत्रिक से कि यह कैसे संभव है। जो बच्चा था वह अपनी आयु में दुनिया छोड़ा, शायद वह उतने दिन के लिए ही जन्म लिया था। तब तांत्रिक ने खुलासा किया कि नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं, उस बच्चे को किसी ने मारा है, इसीलिए वह बच्चा आपके घर में घूम रहा है और उसकी आत्मा भटक रही है और वह खाने के लिए मांग रही है।
घर वालों ने तांत्रिक से अलग अलग तरह के सवाल पूछे। देन तांत्रिक ने खुलासा किया कि इस बच्चे को मारने के पीछे एक औरत का हाथ है जिसका नाम है माया। यहाँ पर माया को सामने लाया गया और माया से सवाल पूछा गया। देन माया ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरी वजह से महिमा के सारे बच्चे दुनिया छोड़े, मतलब कम दिनों पे जो भी बच्चा नुकसान हुआ था, और यह बच्चा को मैंने ही अपने भाई के द्वारा दुनिया से उठा दिया है। और यह देखने के बाद से महिमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसका शरीर कमजोर था तो वह भी दुनिया छोड़ दी। इन सारी चीजों के पीछे मेरा ही हाथ है। देन घर वाले बहुत ज्यादा गुस्साए और माया को घर से बाहर निकाल दिए। जब गजेंद्र को यह चीज पता चला तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने भी माया को बहुत कुछ बुरा भला बोला, लेकिन वह माया को घर में लाया और बोला कि तुम पूरी लाइफ टाइम तक इस घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई निकालेगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आऊंगा क्योंकि तुमने बहुत निर्दोष बच्चों को मारा है और महिमा को भी तुमने ही मारा है। आखिर महिमा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम लोग की नॉर्मल किस ठीक थे, लेकिन उसका जो प्राण गया है वह तुम्हारी वजह से गया है। तुमने एक बार नहीं सोचा कि महिमा के शरीर पे क्या क्या बीत रहा होगा। तुमने अच्छा नहीं किया। तुम औरत होकर एक औरत के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हो? मुझे यह उम्मीद नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता था, मुझे नहीं लगा कि मेरी प्रेमिका ऐसे होगी, लेकिन जो भी हुआ उसको तो मैं बदल नहीं सकता। एक काम करो, मुझसे दूरी बना के रखो। अगर कुछ उल्टा सीधा करोगी तो मैं भी दुनिया छोड़ दूंगा। यहाँ पर माया को अपनी करनी पर पछतावा हुआ, लेकिन कर भी क्या सकती थी? जो होना था वह हो चुका था। माया भी उस दिन के बाद से धीरे धीरे कोशिश करने लगी पति का प्यार पाने के लिए। उसी घर में रही, सबका केयर वगैरह किया, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा अंदर से पछताव था। यहाँ पर गजेंद्र ने तीसरी शादी नहीं किया, वह दोनों बिना बच्चे के रहे। जो गजेंद्र था वह खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाया। उसको ऐसा लगता था कि उसने दूसरी शादी किया जो कि गलत था, उसे नहीं करना चाहिए था। दूसरी शादी करके भी क्या हुआ? उसको कौन सा बच्चा हुआ? कौन सी वह औरत जीवित है? दोनों अपने अपने जगह पर पछता रहे थे, लेकिन गजेंद्र माया को माफ नहीं कर पाया। तो दोस्तों, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट करके बताइएगा। आज की कहानी सचमुच में घटित और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। तो बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कहानी पसंद आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की जो कहानी है ये राजस्थान की स्टोरी है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक नई नवेली दुल्हन आई थी। जो नई नवेली दुल्हन थी वह बहुत ही ज्यादा गुणी थी, घर का काम काज वगैरह करती थी और दुल्हन को उसकी सासू माँ ने ये चीज बता दिया था कि तुम्हें बाथरूम के लिए सुबह उठना होगा, क्योंकि गांव में कोई भी सुविधा नहीं है। सुबह उठोगी तभी तुम खेत में, जंगल, झाड़ वगैरह में बाथरूम के लिए जाओगी, नहीं तो तुमको कंट्रोल करके घर में ही रहना पड़ेगा। एक और ऑप्शन है, इवनिंग में पूरा अंधेरा हो जाने के बाद से गांव की औरतें निकलती हैं, तब उनके साथ या फिर तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा बाथरूम के लिए खेत में। यही सिस्टम है और तुमको फॉलो करना पड़ेगा। तो दुल्हन ने बोला कि ठीक है मम्मी जी, जैसा आप लोग कहें, जैसा आप लोग को ठीक लगे मैं वैसा ही क्या करूंगी। दुल्हन का काम फिक्स हो गया था कि घर का काम करेगी, घर के अंदर रहेगी और पूरा का पूरा घूंघट लेगी। राजस्थान में लोग बहुत ज्यादातर घूंघट वगैरह लेते हैं पहले के समय में, अभी का मुझे पता नहीं है। तो ये जो कहानी है ना, ये कुछ साल पहले की है। दोस्तों, एक समय की बात है, दुल्हन आधी रात को जग गई और उसको लगा कि पूरा का पूरा उजाला हो चुका है, मतलब सूर्य निकलने ही वाला है, तो क्यों ना मैं बाथरूम के लिए चली जाऊं। दुल्हन अंदर ही अंदर घबरा रही थी कि ऐसा लग रहा है कि मैं लेट सो के उठी हूँ, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो सासू माँ मुझे बोलेगी, डांटेगी, ये भी डांटेंगे, घर परिवार वाले मुझे बहुत सुनाएंगे। दुल्हन तो बहुत ही ज्यादा डरी थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि चांदनी रात है और रात के 1-1:30 हो रहे हैं। वह तो सुबह के 4 समझ गई थी और वह घर से लालटेन लेके भागी भागी जा रही थी खेत में।
उसको रास्ते में एक दो औरतें मिली तो उसको और भी ज्यादा डर हो गया। उसको लगा कि अरे भाई साहब ज्यादा सुबह हो गया है, लोग आना जाना स्टार्ट कर दिए हैं, मुझे जल्दी से जाना होगा बाथरूम। वह खेत में गई और अपना काम करके उधर से जब लौटी तब उसने नोटिस किया कि एक औरत है जो मुस्कुरा रही है इसको देख के, ये भी छोटा सा स्माइल देके आगे बढ़ गई। जैसे ही दुल्हन आगे बढ़ी उस औरत ने पीछे से दुल्हन का नाम लिया और बोला कि अरे बहन रुको, तुम भाग क्यों रही हो। तब दुल्हन पीछे मुड़ के देखी और बोली कि नहीं बहन, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो, क्योंकि घर जाके मुझे बहुत सारा काम करना है। अगर मैं घर टाइम से नहीं पहुंची तो मेरी सासू माँ मुझे सुनाएंगी और बहुत ज्यादा डांटेंगी, तो बेहतर है कि मुझे जाने दो। तब उस औरत ने बोला कि रुको सखी, मैं तुम्हारे घर वालों को जानती हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारा सारा का सारा काम करवा दूंगी, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। तो दुल्हन ने यह बात सुन के थोड़े समय के लिए रुक गई और बोली कि हाँ बताओ। तब उस औरत ने अपने बारे में बताया कि मैं तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ, काफी समय से तुमको देखती हूँ बाथरूम आते जाते, बट कभी हम दोनों की बात हुई नहीं है। और उस औरत ने दुल्हन के घर के हर एक मेंबर के बारे में वो सारी बातें बताई जो दुल्हन पहले से जानती थी। तो दुल्हन को यकीन करना बहुत ही आसान हो गया कि हाँ ये मेरी पड़ोसी है, क्योंकि पड़ोसी ही वे सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या फिर घर के लोग ही बता सकते हैं कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट उस औरत को सारी चीजें पता थी और दुल्हन पहली बार उस औरत से मिली थी। दुल्हन भी खुश हो गई, उसने सोचा कि चलो कोई तो है जो मुझे जानता है, जो मुझे पसंद कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, तो मैं आगे से इसी के साथ बाथरूम आऊंगी और बाथरूम से जाऊंगी। दोस्तों जो जात होता है ये पहले के समय में था जो कि काफी भारी होता था और 2 औरतें 3 औरतें सिंगल औरतें भी आटा वगैरह पीस सकती थी, चना पीस के सत्तू बना लेना, मतलब इस टाइप की चीजें होती थी, दाल को छाट लेना उसके बाद ही खाना बनता था। तो यह जात पत्थर का होता था जिसमें बहुत ज्यादा वजन होता था। तो पहले के लोग ताकतवर होते थे, तो उस दुल्हन ने जात उठा लिया था, उठा के लाठी बीच आंगन में जात को रख दिया और बैठ के लगी गेहूं पीसने। और जो स्टूल पे बैठी थी दुल्हन की फ्रेंड, वह वहाँ बैठे बैठे बोल रही है, अरे सखी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम काम कर रही हो, एक काम करो मुझे भी इजाजत दो मैं भी करूँ। तो दुल्हन ने शर्माते हुए बोला कि अच्छा ठीक है बहन, जब तुम इतना बोल ही रही हो आ जाओ मेरी मदद कराना। ये दोनों औरतें मिलके ऐसे ऐसे जात को चलाई जा रही हैं। तभी दुल्हन के फ्रेंड का पैर दिख गया और यह देख के दुल्हन थोड़ी सी झटका खाई और बोली, अरे बहन तुम्हारा तो पैर उल्टा है, तुमको अजीब नहीं लगता, तुम चल लेती हो, तुम कंफर्टेबल हो। तभी दुल्हन के दोस्त हंसी और बोली कि हाँ बहन इसमें दिक्कत क्या है, देखो मैं चल के दिखाती हूँ। अपना घाघरा जो राजस्थानी घाघरा होता है ना उसको उसने ऐसे उठाया और ऐसे चल के दिखाई। दुल्हन बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने बोला, अरे वाह काफी अच्छा है, तो तुम्हारे लिए जूती वगैरह कैसे यूज होती होगी, तुम तो उल्टा जूती पहनती होगी ना। तो उस औरत ने बोला कि हाँ मैं पहन लेती हूँ, तुम बस यही देख के खुश हो रही हो, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो मैं तुम्हें दिखा दूंगी तो तुम तो बेहोशी हो जाओगी। यहाँ पे दुल्हन ना ठाका मार के हंसी और बोली कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम दिखा दोगे तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। फिर उस औरत ने बोला कि ठीक है एक काम करो, तुम मेरे पीठ को ऐसे टच करके दिखाओ। दुल्हन बोली कि ठीक है घूमो मैं टच करती हूँ। जैसे ही वह औरत घूमी दुल्हन ने ऐसे फटाक से पीठ गई टच करने के लिए, तो जो दुल्हन का हाथ था वो पूरा का पूरा उस औरत के पीठ के अंदर घुस गया, मतलब इतना हाथ घुस गया। यहाँ पे दुल्हन गिरते गिरते बची और जैसे ही उसको महसूस हुआ कि अंदर कुछ नहीं है, कंकाल वगैरह टच हो गया है, उसको बहुत ही ज्यादा तेज का सदमा लगा और वहीं पे गिरी और ऐसी गिरी कि वह दुनिया ही छोड़ दी। सुबह हुई, घर वाले आए और घर वाले देखे कि वहां पर बहू तो गिरी हुई है। घर वालों ने डॉक्टर वगैरह को बुलाया, जांच पड़ताल वगैरह कराया, तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि आपकी बहू दुनिया छोड़ दी। अब घर में रोना पीटना वगैरह चालू हो गया। बाद में जो अंतिम संस्कार वगैरह होता है वह सब कुछ हुआ। 1 साल बीते थे। जो दुल्हन थी उसके पति की दूसरी शादी फिक्स हो गई, क्योंकि पहले वाली शादी से कोई बच्चा नहीं था, घर परिवार को भी आगे बढ़ाना था, तो दूसरी शादी फिक्स हुई, शादी भी हो गई और एक और नई दुल्हन घर पे आ गई।
इस बार जो नई दुल्हन घर पे आई थी वह उतनी ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, बस यही था कि घर के काम काज वगैरह कर लेती थी, कैसे भी घर खानदान चलाना था। दोस्तों जब दोनों हस्बैंड और वाइफ क्लोज आए तो प्रेग्नेंट हो गई औरत, नई वाली दुल्हन, और घर में खुशी का माहौल हो गया। लेकिन घर में किसी ने भी बाथरूम वगैरह बनवाया नहीं, अभी भी औरतों को बाहर जाना पड़ता था, सुबह हो या शाम हो, बाहर जाना है मतलब बाहर जाना है, और पूरा का पूरा घूंघट लेके। दूसरी वाली दुल्हन के साथ ये पंगा हो गया कि वह सुबह के 3:30-4 बजे उठी और वह बाथरूम भाग के गई, क्योंकि ना प्रेगनेंसी में टॉयलेट वगैरह कंट्रोल नहीं होता, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो यह भाग भाग के जा रही थी, इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसके रास्ते में बहुत सारी औरतें मिली और बात करने की कोशिश किया। इस औरत ने मतलब दूसरी वाली दुल्हन ने सबको बोला कि अभी नहीं, मुझे जाने दो, मैं उधर से लौटूंगी, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी। जब दूसरी वाली दुल्हन बाथरूम से लौट रही थी तो उसको रास्ते में एक औरत मिली और उस औरत से उसने बात की और बोला कि बहन तुम कुछ बोल रही थी जाते समय, मेरे पास समय नहीं था तो अभी मैं रिटर्न आई हूँ, बताओ तुमको क्या काम है। तो रास्ते में जो औरत मिली थी दूसरी वाली दुल्हन से, उसने बताया कि बस ऐसे ही नॉर्मली तुम्हारा हालचाल लेने के लिए, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, ये सब बात बढ़ाते बढ़ाते इन दोनों में दोस्ती हो गई। और दूसरी वाली दुल्हन ने बोला कि मेरा घर बगल में ही है, चलो तो मेरे घर, जो रास्ते में औरत मिली थी दूसरी वाली दुल्हन को, वो तैयार हो गई और घर की गेट तक आ गई और दूसरी वाली दुल्हन अंदर घुस गई और उसने बोला कि तुम अंदर नहीं आओगी क्या। तो उसने बोला कि नहीं, तुम दिल से इजाजत दोगी अंदर आने के लिए तभी मैं अंदर प्रवेश कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं अंदर नहीं आ सकती। तो यहाँ पर दूसरी वाली दुल्हन हंसी और बोली, अरे तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम अंदर क्यों नहीं आ सकती, तुम तो आ सकती हो, तुमको किसने रोका है, मैं दिल से इजाजत देती हूँ, तुम मेरी दोस्त हो, तुम अंदर आओ। बस इतना ही जो बाहर औरत खड़ी थी उसने सुना और वह तुरंत अंदर घुस गई। और अंदर पता है कैसे घुसी, पैरों से नहीं घुसी, उड़ती हुई अंदर घुसी। यह देख के दूसरी वाली दुल्हन डर गई और उसको समझ आ गया कि उसने घर पे किसको इनवाइट किया है। दूसरी वाली दुल्हन को भी झटका लगा और गिर के बेहोश हो गई। और तब तक क्या हुआ कि पूरी की पूरी रोशनी हो गई थी, सासू माँ भी उठ गई और सासू माँ के उठने की जो आवाज थी ना, वह जैसे ही उस आत्मा के कान में पड़ा, वह आत्मा गायब। अब सासू माँ अपनी बहू को देखी कि नीचे गिरी हुई है, सास ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, घर के लोगों को इकट्ठा किया, फिर तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक घर पे आया, उसने देखा और पूछा दूसरी वाली दुल्हन से, तुम्हारे साथ कौन आया, क्या क्या हुआ। दूसरी वाली दुल्हन ने सारी की सारी घटना बताई। तब उस तांत्रिक ने बोला कि देखो तुम्हारे साथ बहुत बड़ी चीज होते होते रह गई, एक काम करो, आज से तुम यह ताबीज पहनो और तुम घर में ही रहो, घर के बाहर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी आत्मा की नजर है। तब सासू माँ ने तांत्रिक से पूछा कि बाबा ऐसा क्या है मेरे घर में जो मेरे ही घर में सारी की सारी औरतें, आत्माएं मेरे घर के पीछे पड़ी है, आप बताएंगे। तब उस तांत्रिक ने बोला कि देखिए आपकी बहू के पीछे कोई और आत्मा नहीं, इसकी खुद की सौतन पड़ी है। तांत्रिक ने जब ये बात बोला तब दुल्हन को झटका लगा और उसने बोला कि हाँ सासू माँ, मेरे पति के बारे में वह औरत बहुत ज्यादा बातें कर रही थी, ऐसे जैसे कि वो सब कुछ जानती हो। यहाँ पे जब सारी की सारी बातें खुली तब घर वालों को पता चला कि हाँ ये सचमुच में वही थी और वही इस टाइप की हरकतें करती थी। और वह घर में इसलिए घुसी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दूसरी वाली दुल्हन घर में रहे, वो भी उसके पति के साथ, और उसके कोख में बच्चा था तो वो बच्चा को भी मारना चाहती थी। दोस्तों जो आत्मा थी वह घर के अंदर इसलिए नहीं घुस रही थी क्योंकि उसको परमिशन जब तक नहीं देती दूसरी वाली दुल्हन तब तक वह अंदर नहीं आ सकती थी। और दूसरी वाली दुल्हन ने गलती किया, बहुत बड़ी गलती किया, उसको परमिशन नहीं देना चाहिए, बट इसको पता नहीं था कि वह आत्मा है या इंसान है। इंसान रूपी बात कर रही थी आत्मा, और किसी ने उसका पैर वैर थोड़ी नहीं देखा था, मतलब कुछ ऐसा होता है ना ताकि हमको पता चले, झटका लगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और पहली वाली पत्नी दूसरी वाली पत्नी को मारना चाह रही थी, बस एक ही चीज था, जेलसी की वजह से,
तांत्रिक ने क्या किया कि उस घर को बांध दिया और ताबीज हर एक इंसान को दे दिया घर में कि लो आप लोग पहनो। घर के बाहर द्वार पर बहुत बड़ा ऐसे चरकूट टाइप से बना दिया और वहां पर बैठ के मंत्र वगैरह पढ़ा और उस आत्मा को इनवाइट किया, मतलब पहले वाली पत्नी को इनवाइट किया और पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो जैसे ही वह आत्मा आई तो उसने बताया कि मुझे भी मारने वाली एक चुड़ैल थी और मारने के बाद से मैं खुद चुड़ैल बन गई और ऊपर से मुझे बर्दाश्त नहीं है कि ये मेरे घर में रहे और मेरे पति के साथ रहे, इसीलिए मैंने कोशिश किया इसको मारने का। तब तांत्रिक बोला कि देखो तुम्हारे साथ जब घटना घटित हुई थी तब किसी को कुछ भी पता नहीं था कि तुम्हारे साथ कैसे हो गया। अगर किसी को पता होता तो जरूर बचाने की कोशिश करते, बट जो दूसरी वाली है इसके समय पे मतलब ये लकी है कि ये बच गई, तुम इसको छोड़ दो। तो आत्मा मानने के लिए तैयार नहीं, तो आत्मा को जबरदस्ती तांत्रिक ने पकड़ा, लोटिया में कैद किया और गांव के बाहर एक कुआं था, उस कुआं में ले जाकर उस लोटिया को डाल दिया और वहां पर मंत्र के द्वारा कुआं का मुंह बांध दिया और बोला कि आज के बाद से तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम इसी कुआं में रहोगी। उस दिन से वह आत्मा उसी कुआं में रह गई और जो दूसरी वाली दुल्हन थी वह सही सलामत रही, उससे घर परिवार बढ़ा, मतलब खानदान बस गया। आज की जो भूतिया कहानी है यह पटना की सच्ची घटित कहानी है। तो दोस्तों मिलिए, ये है सुदामी जी और मैंने इनको अपने चैनल पे इनवाइट किया है क्योंकि इनके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक डरावनी कहानी है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शेयर करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। सुदामी आंटी, आप तैयार हैं कहानी सुनाने के लिए? हाँ, एक कटहल का पेड़ था। तो कटहल तोड़ने जाता था तो पकड़ लेता था। अच्छा, उस पेड़ पे कोई आत्मा थी? हाँ, आत्मा थी, चिंची लेडीज थी। लेडीज आत्मा थी उस पेड़ में? हाँ, तो पकड़ लेती थी। तब कहा कि हम कटहल की सब्जी बनाया, तो बनाया आराम से कटहल की सब्जी और कटहल की सब्जी बनाकर उसको बनाया और कटहल की सब्जी खाया। तब कह रहा कि पूरा खिलाने लगा ऐसे ऐसे करके। तो कहे कि काहे तो ऐसे क्या कर रहा तो हमार कटहल तोड़ के लिए लगा कड़वा में से तो हम खिलाएंगे नहीं। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि जिस कटहल के पेड़ पे जो आत्मा थी और लेडीज आत्मा थी वो उसका पेड़ हो गया था और जो आदमी था वो कटहल तोड़ लिया और उसके घर पे सब्जी बनी, उसने खाया, इसलिए उस चुड़ैल ने पकड़ लिया। हाँ, उसको चुड़ैल पकड़ा। तो हमको कटहल क्यों तोड़ा? हम कटहल हम रोपे हैं या रखे हैं, हमारा सबको ये मजा, हमारे कटहरे में जान है। अब कटहल खाया जब पूरा खेलने लगा, अजीब तरीका से करने लगा, तो जल्दबाजी में उसको दिखाया सुनाया तो फिर भगत के लाया था। वही कह रहा था कि हमरा कटहल तूल लो तो हम फलबो ना, हम कटहल तूल तो हम तरबो ना, हम कटहल खाए तुमको हमार कटहल हमर लगावल कटहल है, हम वजह गोरई हमारा तमा हमार वजह है आके बिना फूटो कटहल टूट ले लो। सुदामी आंटी, मुझे बहुत हंसी आ रही है आप जिस हिसाब से बता रही है। एक्चुअल में ये जो सीन था ना यह बहुत ही डरावना रहा होगा जिस समय ये घटना घटित हुई होगी, लेकिन जिस हिसाब से सुना रही है वो हंसी आ रही है। मतलब जो चुड़ैल होती है वो सचमुच में नाक से बोलती है, ये चीज तो है। भगत को बुलाया तो ठीक है, उसको खिलाने लगा। तो वही पर कराए कि कटहल हमको तोड़ा था, हम छोड़ेंगे, हम कटहल क्यों तोड़ा, हम मुझे हम रहते हैं लान कर हमारा एक तो बोलते रह गए कटहल तोड़ लिया। तो वही हम उसको ठीक कर दिए, पकड़ लिए। तो कैसे उसको छोड़ो, कैसे हम छोड़ेंगे, कैसे हम छोड़ेंगे तो कैसे नहीं छोड़ेंगे, तो तुमको छोड़ना होगा, तुमको छोड़ना होगा। तो नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, जो उसको हम पकड़ के रखेंगे, नहीं तो नहीं। तो उसको मारने लगा खूब सटका से। तब कहा उसको मारने लगा। तब कहा कि हम छोड़ देंगे, हम जा रहे हैं। वही अपना चला गया रास्ता धर के और उसको बेचारे कल्याण हो गया। फिर पूजा वूजा करके शांत हुआ। उस दिन के बाद से हुआ कभी कटहल तोड़ने नहीं गया? नहीं, कटहल तोड़ने नहीं गया। जो आत्मा थी वो कटहल पे रिटर्न हो गई? हाँ, रिटर्न हो गई। और सब कटहल हो जाता है।
अच्छा अच्छा, मतलब वो आत्मा बहुतों को परेशान की होगी, हाँ। ऐसा नहीं है नहीं। जो भी लालच में कटहल तोड़ते होंगे हाँ ना, नहीं, कटहर जो भी लालच में कटहर तोड़ लेता है उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ लेता है। ऐसे बोला जाता है कि जो इंसान नॉर्मल होता है, मतलब दिल का अच्छा होता है, धरती पे जीवित रहता है, तो वह सचमुच में अच्छा रहता है, लेकिन दुनिया छोड़ने के बाद से उसकी भी आत्मा का हृदय परिवर्तन हो जाता है। मैंने बहुत सुना है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मेरे गांव में ना 2-3 लोग थे जो बहुत ही अच्छे थे, और दुनिया छोड़ने के बाद से उनकी जो आत्मा थी ना, वह आके रोती थी घर में, और लोगों को बोलती थी कि तुम लोगों ने ये पूरा नहीं किया, वो पूरा नहीं किया, घर वालों को टॉर्चर करती थी। इसीलिए लोग बोलते हैं कि आत्मा बन जाने के बाद सारा दिमाग काम नहीं करता है। हाँ। वे वही करती है जो उनका मन होता है। हाँ। तो वही चीज है। खैर सुदामी आंटी, आपकी स्टोरी काफी अच्छी थी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो सुदामी आंटी है इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो इसीलिए आई होप आप लोग इस चीज को समझे होंगे। अगर कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहते हैं सुदामी आंटी से और भी कहानी सुनना, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट करके आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।